अगला टॉपिक जो है आपका क्या है, इंथैल्पी है। देखिए क्या, इंथैल्पी मैंने लिखा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल में, मैंने लिखा था इंथैल्पी, लिखा था ना, याद है, भूल गए तो कोई बात, अच्छी बात है। इंथैल्पी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं H से, किससे, H से। इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी होता है कि हीट कंटेंट, अभी ये डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी, अभी मैं डेफिनेशन समझा दूंगा। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट द कांस्टेंट प्रेशर। क्या बताया मैंने कि इंथैल्पी कुछ नहीं है, वो कुल मिला के हीट कंटेंट है और एट द कांस्टेंट प्रेशर। या एक बात आप इतना छोटी सा भी, आप इस डेफिनेशन पर भी मत जाइए, अभी लिख लीजिए सिर्फ, ठीक है, क्योंकि आपको एक अच्छी नोट्स भी तो हमें प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए बताता रहता हूं, ठीक है, वैसा करते रहिए, अच्छी नोट्स ही बनेगी आपकी। देखिए इंथैल्पी जो है आपकी, सिंपल आप इसको हीट कंटेंट समझिए बस, अभी तक इतना समझिए बस, हीट कंटेंट होता है बस। इंथैल्पी हम लोग के लिए एक फॉर्मूला आता है निकालने के लिए, H इज इक्वल टू U प्लस पीवी, U प्लस पीवी। U क्या होता है आपका इंटरनल एनर्जी, P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, तो H इज इक्वल टू U प्लस पीवी। ये आपका क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी का मतलब सॉरी इंथैल्पी का, इंथैल्पी इसके बराबर होती है H इज इक्वल टू U प्लस पीवी की। बात आती है, पहले एक छोटी छोटी बातें सुन लीजिए। पहली बात तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव, वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा ये भी आपका स्टेट फंक्शन होता है, मैंने पहले कहा था कि वर्क और हीट को छोड़कर बाकी सब स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो उससे नहीं मतलब है। बात आती है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंथैल्पी की, तो नोट कर लीजिए नो सिग्निफिकेंस। क्यों, क्योंकि H कैन नॉट बी मेजर्ड, इंथैल्पी आप मेजर नहीं कर सकते, H कैन नॉट बी मेजर्ड। अच्छा H काहे नहीं मेजर कर सकते, आप कहोगे सर कैसे नहीं मेजर कर सकते, H का फॉर्मूला दिया तो है U प्लस पीवी, क्यों नहीं मेजर कर लेंगे, नहीं मेजर कर सकते। U मेजर करने का मैंने कोई तरीका बताया था आपको, बताया था U मेजर करने का कोई तरीका बता दीजिए हमें, आप नहीं बताया था ना, तो जब U मेजर करने का तरीका नहीं है तो H कहां से आप मेजर कर लेंगे। लेकिन डेल्टा H का सिग्निफिकेंस होता है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी, ठीक, मतलब चेंज इन एंथैल्पी जो है, ये एंथैल्पी चेंज जो है वो आप मेजर कर सकते हो, ठीक, तो इसकी सिग्निफिकेंस होती है, ठीक। अब देखिए दो चीजें आती हैं, क्या चीज आती है, एक आता है कि एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज एट, एंथैल्पी चेंज दो प्रकार की होगी, वो दो प्रकार क्या होंगे आपके, पहला एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा क्या होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, जैसे मान लीजिए अगर दोनों वेरी कर रहे होंगे, मान लीजिए दोनों वेरी कर रहे होंगे, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 आप कह सकते हो, अगर दोनों वैरी कर रहे हो। अगर मान लीजिए कि कांस्टेंट प्रेशर है, और आपको मैं ये बता दूं जितने भी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन जितनी भी होती हैं, मैक्सिमम वो एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं। देखिए जैसे मैं आपको गैसेस स्टेट में, आप कहीं भी आप क्वेश्चन सुनते होंगे तो आप कहा जाता होगा कि ये रिएक्शन आपकी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, मतलब एटलीस्ट प्रेशर और टेम्परेचर उसका वो लोग कांस्टेंट बताते हैं। तो 90% जो होती है रिएक्शंस वो एट दी कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं। प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर कर सकते हैं, तो यहां डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा P, ठीक। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप ये बात कह सकते हैं। फिलहाल तो आप एट कांस्टेंट प्रेशर यही जानिए, आप यही आपके लिए मेन है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शंस नहीं होती हैं ज्यादा, लेकिन 90% रिएक्शंस आपकी एट द कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं, ठीक। तो पहले ये छोटी छोटी चीजें आप नोट कर लीजिए।
एंथैल्पी के बारे में जितना मैंने इंट्रो दे दिया इतना आप पहले नोट करिए, तब आपसे मैं बात करता हूँ आगे। इस डिफिनीशन को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इस डिफिनीशन को भी मैंने बताया नहीं ना, अभी कहाँ बताया मैंने कुछ, ठीक है। इस डिफिनीशन के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं अभी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक, छोटू सा एकदम, मतलब एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं। हाँ, यही पे एक पेज में है। देखिए क्या कह रहा है कि एक कोई आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, ठीक है। आइडियल गैस क्या है, वो आपका स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाती है, ठीक है। स्टेट 1 से स्टेट 2 में। स्टेट 1 क्या है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 3 लीटर वॉल्यूम है, 95 केल्विन टेम्परेचर है। स्टेट 2 क्या है, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 5 लीटर वॉल्यूम है, 245 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसा 2 स्टेट दे दिया आइडियल गैस का, और कह रहे हैं कि फाइंड डेल्टा एच, और उसमें इन्होंने कंडीशन दे दिया कि इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू 30 एटमॉस्फेरिक लीटर। बहुत सस्ता क्वेश्चन है यार, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, एकदम बच्चों वाला फॉर्मूला लगाइए। डेल्टा यू दे दिया गया, P2V2 पता है, P1V1 पता है, बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन को कर लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैं आपको दिखा रहा था कि ऐसे कोई क्वेश्चन है तो डर मत जाइएगा, फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें अब आपको मैं, इसमें और क्वेश्चंस हैं आपके, लेकिन उन क्वेश्चंस को बताने के लिए मुझे आपको पहले थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। क्या पढ़ाना है ये देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लेकिन पढ़ाना पड़ेगा उसको। देखिए इस डेफिनेशन को हम लोग अब देखते हैं, देखेंगे, ठीक है। कैसे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू और प्लस पी डेल्टा वी, ये होता है एट दी कांस्टेंट प्रेशर ना, कुछ गलत कह रहे हैं बताइएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, बात सही है ना। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, कहता है ना, नहीं कहता, बिल्कुल कहता सर, बिल्कुल कहता सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला भी आप जानते होंगे वर्क डन का, बता चुका हूं पहले। तो हम लोग यहाँ पर, और देखिए मैं ये क्यों किया हूं, क्योंकि अगर यहाँ पर आप कंडीशन लगा रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं भी यहाँ पर ये कंडीशन लगा दिया हूं कि एट कांस्टेंट प्रेशर की। मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि वर्क डन का ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो मैं कंडीशन ही लगा दिया कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा। कुछ गलत कहा हो तो मैंने आप बताइए, डेल्टा क्यूपी कह दीजिए, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात है तो। अच्छा, इसको कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करिए, कुछ मिल रहा है आपको, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यूपी, और यहां पर क्या रहा है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एच। अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यूपी। समझे, कुछ समझे कि नहीं समझे, मतलब ये हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर वाली डेफिनेशन ही है ये। एंथैल्पी क्या होती है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट द कांस्टेंट प्रेशर। हुई कि नहीं हुई प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात ये बताइए, मैं 20 बार कम से कम मतलब गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला का आपको फॉर्मूला बताया हूं, और इसमें तो मैक्सिमम फॉर्मूले जो है वो आपके सब फिजिक्स में मिलेंगे, और सब आपको वहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं मैं कोई एक आध क्वेश्चन आपके फिजिक्स से भी करा दिया हूं, मतलब आपके फिजिक्स के पोर्शन में वो क्वेश्चन आया था जो ग्राफ में करा रहा था, ये क्वेश्चन आपके ही प्रीवियस ईयर में फिजिक्स में आया था थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसको याद कर लीजिए, क्या पता उसको उठा के यहाँ रख लें। ये सब सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग देखते रहते हैं। तो डेल्टा क्यूपी जो है, फॉर्मूला मैंने बताया था ना, एनसीपी डेल्टा टी बताया था, बिल्कुल बताया था, ठीक। और कुछ है नहीं ये फॉर्मूला भाई, कुछ नहीं है यार। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की सिंपल मैंने डेफिनेशन उठा लिया बस,
आप लोग परेशान हो जाते हैं कि कहां से नया फॉर्मूला लिख रहे, कुछ नहीं, वही है भाई, डेफिनेशन से ही बस ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम किया है, क्या इसमें डरना है। डेल्टा क्यूपी बराबर होता है डेल्टा एच के, तो एन सीपी डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरह डिफरेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी, एक फॉर्मूला आप और कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक, इसमें किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, क्या इस पे भी एक छोटू सा क्वेश्चन करा दूं? छोटू सा क्वेश्चन इस पे देख लीजिए, फॉर्मूला लिखिए, उस पे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो कहीं फॉर्मूला नहीं भूलेंगे आप। ठीक, नहीं तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन ही नहीं याद होगा, बस फॉर्मूला याद होगा, एप्लीकेशन कर ही नहीं पाएंगे। अब देखिए छोटू सा क्वेश्चन, देखिए एकदम छोटू सा, कहता है कि 2 moles ऑफ द हीलियम इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या चीज कह रहा है कि 2 moles ऑफ हीलियम, इसको हीट किया जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक, अच्छी बात है भाई, बढ़िया, हीट करो कांस्टेंट प्रेशर पे, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट किए, और कह रहा है फाइंड द डेल्टा एच, मतलब एंथैल्पी चेंज फाइंड करनी है। बताइए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या करें हम, बताइए, एंथैल्पी चेंज निकालना है। आप डिफिनीशन पे जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि उसमें इंटरनल एनर्जी की डिमांड आती है, वो भी आप निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो क्या करें सर? अरे भैया, अभी मैं आपको लिखाया हूँ फॉर्मूला, जस्ट आपने नोट किया होगा, देखिए यहीं से मिटाया, देखिए अभी भी धब्बा इसका बना यहाँ पे, यहीं से मैंने जस्ट मिटाया था। डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी, बनाया था कि नहीं बनाया था ये फॉर्मूला? बताइए, बनाया था, बिल्कुल बताया था फॉर्मूला में। ठीक है, कुछ मत करिए, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए, सीपी फाइंड कर लीजिए बस। सीपी कैसे फाइंड करें? पहले सीपी फाइंड कर लीजिए, F/2 इंटू आर, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है F3, 3/2 इंटू आर, ये सीबी आ गया। सीपी निकाल लीजिए, 5/2 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, सीपी कितना आ गया? 5/2 इंटू आर। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2, तो 5/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी 50। ठीक, 2 काट दीजिए, 5R इंटू 50, बस इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आर आपका गैस कांस्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा यूनिट का, नहीं निपट जाएंगे कि गैस कांस्टेंट की कौन सी यूनिट रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। ठीक है, 25 बार बता चुका हूं, इसकी 3 यूनिट होती हैं। ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मोल्स की बात कर रहा है, सेल्सियस में लिखा है, सेल्सियस में लिखा है, और डेल्टा एच को जूल में पाना चाहेगा, और सेल्सियस को केल्विन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जूल पर केल्विन मोल वाली यूनिट लिखिएगा, 8.314 जूल पर केल्विन मोल। कम से कम नहीं तो मैं ये यूनिट लिख रहा हूं तो शायद अपने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में 6वीं 7वीं बार नहीं तो 10 बार तो होगा ही होगा। तो मत गलती करिएगा, नहीं तो आर की यूनिट गलती कर, आर की वैल्यू गलती कर चले आएंगे, पूरा क्वेश्चन खत्म, भले कॉन्सेप्ट आपको पता था। ठीक है, तो इस पे आगे फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंथैल्पी पे, लेकिन एक छोटू सा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, मतलब इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या है? रिलेशन बिटवीन आपको पढ़ना है डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन देखना है इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस स्पीसीज, इन्वॉल्विंग गैसियस स्पीसीज। तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बीच में रिलेशन फाइंड करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसमें आपकी गैसेस स्पीसीज जो होंगी वो इन्वॉल्व होंगी। तो मान लीजिए कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, एक कोई रिएक्शन है जो कि इसमें ये दोनों आपके गैसेज हैं, मान लीजिए दोनों गैसेज हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ये आपको जनरल फॉर्मूला एक पता ही है। अच्छा, गैसेज के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, बता ही चुका हूं, इसमें तो ऐसा कोई आपको
मतलब दिक्कत तो है नहीं। और देखिए अगर कोई आपकी केमिकल रिएक्शन है मान लीजिए आपकी कोई, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले कि मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन जो होती हैं आपकी वो एट द कांस्टेंट प्रेशर पर और एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम 90% रिएक्शंस आपकी ऐसे ही होती है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो देखिए अगर कांस्टेंट प्रेशर है कांस्टेंट टेम्परेचर है तो मतलब कुल मिला के मोल्स पे बात आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी रखेंगे, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स आपका वेरी कर सकता है बस, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये आपका यू है, इसको वी मत बना लीजिएगा जैसे मुझसे गलती से बन रहा है अभी, तो यू बढ़िया वाला यू बनाइएगा, और प्लस डेल्टा एन आर टी। ठीक है, डेल्टा एन आर टी, और इसको डेल्टा एन जी कर लीजिए, और आर टी जानते हैं गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। यही रिलेशन होता है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में, जहां पर डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी है आपका एनपी माइनस एनआर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड। और ये भी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड कर रहे हैं, उसमें मोल्स आप गैसियस स्पीशीज का लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले हेडिंग डाला है इन्वॉल्विंग गैसियस स्पीशीज, तो सिर्फ गैसियस स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस देख लीजिएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अभी मैं दिखाता हूं इसको। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर एक छोटू कॉन्सेप्ट देके एंथैल्पी खत्म करके फिर एक आध क्वेश्चन करा के मैं आपका एंथैल्पी पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो आइए पहले एक छोटू सा इसमें क्वेश्चन देखते हैं, तब आगे हम लोग बात करते हैं। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रिलेशन समझ गए ना। देखिए मैक्सिमम रिएक्शंस जो होती हैं आपकी 90% क्या 90% ज्यादा ही समझिए, मैक्सिमम रिएक्शन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती हैं। तो वॉल्यूम और मोल कहीं बचा उसमें, इसीलिए मैंने पीवी को डेल्टा एन आरटी लिख दिया कि वॉल्यूम बढ़ाने घटाने में सिर्फ नंबर ऑफ मोल से फर्क पड़ेगा, इसलिए वो डेल्टा एन में रखा, बाकी आरटी को आरटी कांस्टेंट ही होगा उसको मैंने बाहर रख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें इसने कहा है कि आपको ये बताना है कि किसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन यू होगा, किसमें डेल्टा एच ग्रेटर लेस देन डेल्टा यू होगा, किसमें डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। तीन रिएक्शंस लिखी जा रही है यहाँ पर, N2 plus 3H2 gives out twice of NH3, दूसरी H2 plus Br2 gives out twice of HBr, तीसरी रिएक्शन लिखी जा रही है MgCO3 gives out MgO plus CO2। इतनी रिएक्शंस लिखी गई हैं आपके लिए, सब में बता दीजिए किसमें डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U होगा, किसमें ये होगा, किसमें ये होगा। देखिए सीधी सी बात है कि हमें एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, और डेल्टा Ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो गैस, इसीलिए मैंने G लगा दिया, नहीं तो फिर डेल्टा N ही लगाता, डेल्टा Ng क्यों लगा दिया, सिर्फ गैसियस का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसमें तो सब गैसेस स्पीशीज है आपकी, इसमें भी आपके सब गैसेस स्पीशीज हैं, ये आपका सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, सिर्फ ये गैस है आपकी। ठीक है, तो क्या करें भैया हम लोग, ऐसा करिए सब में सबसे पहले आप डेल्टा एन निकालिए, सब में आप पहले डेल्टा एन जी निकाल डालिए, डेल्टा एन जी निकाल डालिए बैठे बैठे, कोई काम तो नहीं, डेल्टा एन जी निकाल डालिए। 2 माइनस 4 माइनस 2, यहां पर डेल्टा एन जी 0 और यहां पर 1। ठीक, अब देखिए पहले अगर हम लोग केस में बात करें, डेल्टा एन जी निगेटिव है, डेल्टा एन जी निगेटिव होने की वजह से डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू से छोटा हो जाएगा। देखिए समझ गए होंगे आप लोग, डेल्टा एच डेल्टा यू से छोटा हो जाएगा। ठीक है, पहले केस में आपका कैसे, डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा यू माइनस 2RT, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम हो गई ना, क्योंकि उसमें 2RT घटेगा। ठीक, डेल्टा एन जी 0 है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आ गया, और डेल्टा एन जी जब पॉजिटिव है
तब आप देखिए डेल्टा एच आपका डेल्टा यू से बड़ा हो गया। यही होता है जब ये एक रिलेशन है, मैं क्वेश्चन नहीं था, ये आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं कि जब आपका डेल्टा एन जी जीरो होगा तब डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर होगा, जब आपका डेल्टा एन जी निगेटिव होगा तब डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू होगा, जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा। या रटिएगा मत ना, इसको याद करिएगा, जैसे यहाँ पे समझे हो वैसे ही समझिएगा, ठीक है, हर चीज रट मत लिया करिए। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, आपके ही किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। खुद ढूंढिएगा और मजा आएगा कि किस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसी बहाने आप कुछ और क्वेश्चन से रूबरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये एग्जैक्ट ईयर नहीं बताऊंगा, पता तो है ही मुझे लेकिन नहीं बताऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। मैंने पहले कहा था कि इंटरनल एनर्जी आप यू ई से किसी डिनोट करिए, लिख लीजिए, आप यू लिख लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर आप कहे थे कि हम तो यूज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी यू से और आप यूज कर रहे हैं ई से, वैसे धोखा वाले टीचर हैं। देखिए 2C6H6 प्लस 15O2, देखिए पहली बात तो C6H6 आपका लिक्विड है, O2 गैस है, 12। एक चीज देखिए, कई बच्चे तो कुछ लोग क्या होता है फर्जी परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि सर लिक्विड कैसे लिख दिए, सर गैस कैसे लिख दिए, अरे सर को पता है लिक्विड, अरे भैया हमें पता होता नहीं है, क्वेश्चन में सब दिया होता है ये सब लिक्विड गैस, ये सब आपको टेंशन नहीं लेना है, फर्जी चीज मत पढ़ा करिए, इसके लिए मत परेशान होइए, ठीक है। ये भी लिक्विड दिया गया, कुछ नहीं पूछा उसने, सिंपल पूछा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बताइए, कुछ नहीं भैया, और इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं तो मैं ऑप्शंस भी आपको दे ही दूं, काहे नहीं दूं। -3.2 प्लस 7.4 प्लस 3.2, ठीक है, कुछ ऐसा इन्होंने ऑप्शंस दिया। अब बताइए, देखिए इन्होंने कुछ नहीं, इस क्वेश्चंस के माध्यम से इन्होंने सिर्फ आपसे ये जानना चाहा कि आपको कोई रिलेशन पता है डेल्टा एच डेल्टा यू में, तो आप कहोगे अरे सर बीएचयू वर्ड वाले सब बताए रहते हैं, सब पता है हमें। तो डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, ठीक। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फाइंड करना, डेल्टा एन जी निकाल लीजिए, 12 माइनस 15, सिर्फ ये 12 ये माइनस 15, इसको नहीं लेना इसको नहीं लेना है, समझ गए ना, सिर्फ गैसियस वाला ले लीजिएगा। 12 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -3, और R कितना लोगे 8.314, टेम्परेचर कितना लोगे, जितना भैया कहा होगा 25 डिग्री सेल्सियस कहा है, मतलब 298 केल्विन, क्योंकि 8.314 जूल पर केल्विन मोल होता है, ठीक है, इसलिए इसको केल्विन में ले लीजिएगा। देखिए आंसर जो आपका दे रहा है बहुत परफेक्ट आंसर है, तो इतना खतरनाक कैलकुलेशन नहीं करना, राउंड ऑफ करिए चीजों को, इसको 8 लिखिए, इसको 300 लिख दीजिए, 298 को 300 लिख दीजिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 त्रिक 24 त्रिक 8 त्रिक 24 24 ने 72, लगभग 7.2 में जा रहा है चीजें, लगभग 7.2 में जा रहा है, इसका मतलब 7.4 वाला आंसर होगा, 7.2 के आसपास 7.4 ही है, बाकी निगेटिव आ ही रहा था, हम खटाक से टिक मार के चल देंगे आगे, ठीक। तो ऐसे कैलकुलेशंस में कुछ कर लिया करिए भाई साहब, उसका कंपटीशन के एग्जाम दे जा रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत समय खराब करेंगे अपना, ठीक है। ऐसे राउंड ऑफ करिए, आसपास के आंसर से आंसर निकाल लीजिए, ये सब छोटे छोटे चीजें सीखिए। देखिए अब एंथैल्पी में आपको लगभग सब कॉन्सेप्ट दे दिया हूं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, वो क्या है, उसका एक छोटा सा उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा एच मैंने क्या बताया, डेल्टा एच है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। अच्छा, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यूपी, ये मैं आपको भी बता चुका हूं, ये आपको मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, डेल्टा अगर मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या आप मानेंगे हमारी बात? नहीं मानेंगे, जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे तब तक तो नहीं मानेंगे। इतना तो आप लोग जिद पे आके तो वीडियो ही देखते हैं कि जब तक नहीं पूरा समझा दो तो तुम मन में नहीं करेंगे, कर लो कुछ भी तुम,
अच्छा, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने लिखा है, पहले मैं प्रूव ही कर दूं तब मैं आगे इसकी बात करूंगा। देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हम लोग लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, माइनस पी डेल्टा वी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मेरा कुछ नहीं जा रहा उसमें। मैं कह रहा हूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करिए, आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करिए। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो, डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर। तो हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी, ठीक। बस यही छोटी सी बात थी कि हम लोग डेल्टा एच को कह सकते हैं हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा यू को कह सकते हैं हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा सर, इसका पढ़ाने का आपका मतलब क्या है, क्यों आप इसको पढ़ा दिए? पहले भाई तो इंपॉर्टेंस है, पहले से जान लो। हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं, यूज बता देता हूं अभी क्वेश्चन एक जहां क्वेश्चन कराऊंगा इसकी औकात पता चल जाएगी कि इसकी कितनी बड़ी औकात है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप रिलेशन अभी आपको मैंने पढ़ाया था ना, अभी मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था डेल्टा एच डेल्टा यू वाला। अब देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन कहा है जिसमें क्या आया था कि फाइंड डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। अब देखिए क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है, अगर वो लिख दे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या लिखा है उसने? ऐसे पूरे लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एंड हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं आपको अभी ये चीज ना बताता तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे, समझ नहीं आता कि अगर मान लीजिए समझ जाते हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर तो सामने डेफिनेशन बताया था डेल्टा एच की है, तो डेल्टा यू ना समझते आप कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है, जबकि खुद अपने आप समझना चाहिए। और किसके लिए? फॉर रिएक्शन दिया गया है C3H8 प्लस 5O2 गिव्स आउट 3CO2 प्लस 4H2O, जिसमें आपका ये आपका गैस है, ये आपका गैस है, ये आपका गैस है, ये आपका लिक्विड है, कुछ नहीं। ये आप अपने आप समझ जाइए, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच है, ये आपका डेल्टा यू है जो आपको मैंने पढ़ाया, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू चाहिए, कुछ नहीं होता, डेल्टा एनजीआरटी होता है। इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, डेल्टा एनजी आप खुद निकाल सकते हैं, आर आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जैसा आपको समझ में आए, जैसा नहीं समझ में आए, जैसा देखिएगा कंडीशन कैसी है, 3 यूनिट में से कोई यूनिट रखिएगा। और टेम्परेचर दिया गया है इसमें, कुछ मैंने नहीं लिखा है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, आरटी के फॉर्म में आप आंसर लिख दीजिएगा, -3 आरटी लेके आइएगा आंसर, जहां तक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका एक पोर्शन जो है, थर्मोडायनेमिक्स में आप एक पोर्शन कहते हो कि पहले कुछ बेसिक्स के साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई जाती है, उसके बाद आता है आपका थर्मोकेमिस्ट्री। तो बेसिक के साथ आपकी एंथैल्पी तक की चीजें सब निपट गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब थर्मोकेमिस्ट्री। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोकेमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। तो देखिए थर्मोकेमिस्ट्री में क्या है कि हम लोग जनरली हीट के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ हम लोग हीट ऑफ द रिएक्शन हो गई और कुछ डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पीज होती हैं, वो सब हम लोग इसमें बात करेंगे। तो वन बाय वन चीजों को देखते हैं आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला आप इसमें टॉपिक डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, हीट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट कहें या कहें कि एंथैल्पी चेंज या जो भी कहिए आप, हीट ऑफ द रिएक्शन भी कह सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए कोई एक रिएक्शन ले लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा है, रिएक्शन है हमारी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन की जो हीट होगी, जिसको आप इसको एंथैल्पी चेंज भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा एच से लिख रहे हैं, डेल्टा एच आर लिखते हैं, ठीक है, इसको कहता है हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये क्या होता है आपका? एंथैल्पी या हीट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, जो भी एंथैल्पी होगी इसमें, मतलब मान लीजिए प्रोडक्ट मान लीजिए कुछ ऐसा है B प्लस C, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की एंथैल्पी जानते हैं क्या? प्रोडक्ट की एंथैल्पी आपकी हो जाएगी HB प्लस HC, और मान लीजिए A से है, A रिएक्टेंट गोज आउट, B प्लस C है तो माइनस H ऑफ A, ठीक है। तो B की एंथैल्पी प्लस C की एंथैल्पी माइनस A की एंथैल्पी, ठीक है, ये आपकी हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक।
तो ये एक जनरल बात हो गई। अब देखिए, अब ये जो आपका डेल्टा एच है ये आपका ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, ये वाला, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। डेल्टा एच आपका ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और डेल्टा एच आपका लेस देन भी जीरो हो सकता है। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होता है तब क्या कहते हैं हम लोग कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, बता चुके हैं ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन कई जगह यूज पड़ चुका है इसका। और अगर डेल्टा एच लेस देन जीरो होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने ये भी बताया था कि एंडोथर्मिक मतलब EN एंट्री, मतलब क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है इसमें, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब, और इसमें क्या हुआ, हीट रिलीज, इसमें क्या होती है, हीट रिलीज करती है। एक्सोथर्मिक इसमें EX मतलब एग्जिट कर रही है, एग्जिट मतलब निकलना, हीट रिलीज, इसीलिए एग्जिट हो रहा है इसलिए नेगेटिव और एंट्री हो रही है इसलिए पॉजिटिव। इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। अच्छा, आइए इसमें हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे। ये बताइए कि डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो कब होगा। अगर यहां से देखें डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, ठीक है, प्रोडक्ट की जो हीट कंटेंट है, जो भी इंथैल्पी है, वो आपकी जब रिएक्टेंट से ज्यादा होगी तब आपका ये पॉजिटिव हो सकता है। अरे बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव होगा। अब मान लीजिए अगर हम लोग छोटे में से बड़ा घटाएं, मतलब क्या हो जाए, HP HR से कम हो जाए, तो उस केस में नेगेटिव आएगा। ये बात समझते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, इसका मतलब अगर देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, इसका मतलब अगर प्रोडक्ट की हीट कंटेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा, जब रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। वही मैंने लिखा है हीट एब्जॉर्ब। देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए कैसे इसमें होता है। NaNO2 प्लस HCl, मान लेते हैं ऐसे कोई मैंने रैंडमली रिएक्शन ले लिया, NaCl प्लस NaNO2 प्लस HCl गिव्स आउट NaCl और प्लस H2O, ठीक है, नहीं NaOH प्लस ले लेते हैं, ठीक है, NaOH, NaNO2 नहीं, NaOH ले लेते हैं, NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, ठीक। ये मैंने एक रिएक्शन ले लिया और मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है, इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H है वो मान लीजिए मैंने लिख दिया प्लस 13 किलो कैलोरी। ऐसा नहीं इस रिएक्शन की ये मतलब ये हीट होती है, इस रिएक्शन की हीट ऑफ द रिएक्शन इसकी ये नहीं है, एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं, मैं आपको कुछ दिखाने के लिए ऐसा मैंने वैल्यू लिया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्लस 13 किलो कैलोरी इसकी, प्लस 13 किलो कैलोरी इसकी हीट ऑफ द रिएक्शन है। अच्छा, प्लस 13 किलो कैलोरी का मतलब क्या हुआ, प्लस 13 किलो कैलोरी मतलब अगर पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही, इसका मतलब ये होता है कि 13 किलो कैलोरी की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट लेके प्रोडक्ट बना है। क्या 13 किलो कैलोरी की एनर्जी रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्टेंट थे वो एब्जॉर्ब करके और देन प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है। मतलब हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ी है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिएक्शन होने के लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए यहीं पर मैं लिख देता कि हीट ऑफ द रिएक्शन जो है वो माइनस 13 किलो कैलोरी है। माइनस 13 किलो कैलोरी का क्या मतलब होगा कि डेल्टा H, जैसे पहले केस में क्या था कि डेल्टा H हम यहां पर लिखेंगे कि प्लस डेल्टा H, ठीक है, क्योंकि हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड तो लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए डेल्टा H आपका माइनस है, ठीक है, डेल्टा H आपका कितना है, माइनस 13 किलो कैलोरी, इसका मतलब क्या है कि हीट एनर्जी जो है आपकी वो निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, मतलब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बने हैं कुछ हीट एनर्जी अपने अंदर से निकाल के, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा है कि ये प्लस डेल्टा H। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि जब डेल्टा H पॉजिटिव होगा तब मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट जो है हीट एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बने हैं। जब डेल्टा H निगेटिव होगा इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने हैं कुछ हीट एनर्जी अपने अंदर से निकाल के, ठीक है, जो इस तरह लिखा जाता है। तो ये चीज मतलब समझिएगा, डेल्टा H जब पॉजिटिव होगा, डेल्टा H जब निगेटिव होगा, और अगर निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद करने का मैंने आपको तरीका भी बताया था, ठीक है। किसी चीज की एंट्री हो रही मतलब चीजें पॉजिटिव आ रही हैं, इसलिए डेल्टा H पॉजिटिव,
ग्रेटर देन 0। और EX मतलब एग्जिट, एग्जिट कोई हो रही चीज मतलब उसमें से कुछ ना कुछ घट रहा है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा H लेस देन 0। अच्छा, तो ये आपने कुछ बेसिक इसमें बातें हुई, ठीक है, हीट ऑफ द रिएक्शन में। अब देखिए, ठीक, जो हीट ऑफ द रिएक्शन है इसको बहुत से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे नहीं पढ़ने, आप एक चीज जानते रहिए कि टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर अफेक्ट द हीट ऑफ द रिएक्शन, अफेक्ट द हीट ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करेंगे तब आपका जो हीट ऑफ द रिएक्शन है उसके चेंज होने की संभावना होती है। मतलब हीट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो चेंज हो सकता है जब आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे। अच्छा, अगली बात इसमें एक आती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन। क्या आती है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। कुछ नहीं है, जैसे वहां पर आपका स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, आप इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं, सेम चीज है, उसमें नहीं कंफ्यूज होना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी तो कुछ नहीं है, हमने हीट ऑफ रिएक्शन देखा तो सेम चीज स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, ऐसा कुछ अंतर नहीं, बस अंतर ये है स्टैंडर्ड वर्ड लग गया। मतलब क्या है कि उसमें जो कंडीशंस होंगी वो स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगे। स्टैंडर्ड कहने क्या मतलब हो गया कि देखिए, अगर कोई रिएक्शन 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है, ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट जो है, कोई रिएक्टेंट मान लीजिए कि एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, अगर है तो उसका कंसंट्रेशन 1 m हो, ठीक है। मतलब क्या होगा कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें टेम्परेचर की कंडीशन दी गई हो 298 केल्विन, प्रेशर की कंडीशन दी गई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रिएक्टेंट अगर मान लीजिए कोई एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट है तो उसका कंसंट्रेशन 1 m। अगर ये सब स्टैंडर्ड कंडीशंस मौजूद हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन में जो भी हीट निकलेगी, उस रिएक्शन से हीट रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, जो भी होगा, तो डेल्टा H जो होगा उस केस में, जो भी हम लिख रहे थे कि डेल्टा HR हीट ऑफ द रिएक्शन, वो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन, और जिसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, ठीक है। आर आप लिखिए ना लिखिए, कोई मतलब नहीं खास, वो तो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आर लिख देते हैं, तो बस हम लोग को क्या लगाना है, ये नॉट लगा देना है बस, ठीक है, ये डेल्टा नॉट, बस डेल्टा नॉट लगा दीजिए, आपका स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन जो है वो बन जाएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है बताने का, इसको नोट कर लीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये सब, आगे यूज होंगे, अभी मेन बात नहीं आई है लेकिन यूज होगी आगे, इसलिए मैंने यहां बता दिया आपको। देखिए, एक चीज नोट करिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट, फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट इज 0। मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट which is in free naturally occurring state is 0। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि अपने फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में पाए जाएंगे, उनका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है वो 0 होगी, ठीक है, उनकी पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी वो 0 होगी। कहने क्या मतलब है, जैसे देखिए, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो आंसर आपके अंदर से आना चाहिए कि सर H2 गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी H2 की वो 0 होगी। फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट का मतलब है कि नेचर में जो फ्रीली प्रेजेंट है, अगर मतलब नेचर में जिस फॉर्म में फ्रीली प्रेजेंट है अगर वो होगा तो
उसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी वो जीरो होगी। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बात करें ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन गैस जो होता है वो O2 के फॉर्म में नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, तो उसका जीरो होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि आपका अगर हम बात करें Cl2 का, आपका Cl2 का भी जीरो होता है। स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है Cl2 की वो जीरो होती है, क्योंकि नेचर में ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ याद भी करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कार्बन, और कार्बन का ये जो फॉर्म होगा वो ग्रेफाइट वाला फॉर्म। देखिए कार्बन के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट मेन होता है। तो जो डायमंड और ग्रेफाइट दो होते हैं ना, और ये नेचर में जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, मतलब नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है वो ग्रेफाइट वाला फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि आपकी पेंसिल में पाया जाता है। तो ऐसे का जीरो हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ग्रेफाइट जो डायमंड दूसरा इसका एलोट्रॉप होता है कार्बन का, वो उसका जीरो नहीं होता है। उसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है वो जीरो नहीं होती है, वो नेचर में फ्रीली इस तरह फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में नहीं होता है। ऐसे हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सल्फर का जो एसिड, आर्थोरोम्बिक सल्फर का जो फॉर्म है, आर्थोरोम्बिक सल्फर, इसका जीरो होता है। और ऐसे ही P4 व्हाइट फास्फोरस का, इसका भी जीरो होता है, ठीक है। तो इन इतने का तो आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, कोई इसका तरीका नहीं होता है। या तो आपको ये पता हो कि सल्फर नेचर में फ्रीली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऐसे एलिमेंट्स की जो फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में पाए जाते हैं उनका जीरो होता है, ठीक है। तो इसका बहुत बेहतरीन यूज होता है, तो इसको दिमाग में रखे रहिएगा। सिंपल सी बात है यार, जैसे कि अगर हम बात करें कोई एलिमेंट आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो दिमाग में आना चाहिए कि सर ऑक्सीजन तो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में, तो अगर उस फॉर्म में आपको कहीं दिखेगा और अगर उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी की यूज करना पड़ गया आपको, तो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी आप तुरंत जीरो लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पीज होती हैं, उसको पढ़ने के लिए हम लोग को जो बेस अपना तैयार करना था, हम लोग अपना बेस जो है वो तैयार कर ले गए, ठीक है। अब आइए हम लोग अपने डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो एंथैल्पी है वो है आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए हम लोग इसमें कुछ टाइप की एंथैल्पीज पढ़ेंगे। हर एक एंथैल्पी, जितने भी टाइप की एंथैल्पीज आप पढ़ेंगे उसमें एक बहुत कॉमन सी बात है कि सबकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या कह रही है वही सबसे मेन चीज, अगर आप वो समझ गए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं, मतलब बस देख के सॉल्व करने वाले। लेकिन अगर इसके डेफिनेशंस आपको क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चन मतलब 110% गलत होगा, कोई नहीं रोक सकता उसमें, ठीक है। तो आइए पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन ही देख लेंगे। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन होती है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड आर absorbed, amount of heat released or absorbed when 1 mole of compound, when 1 mole of compound is formed from its, अभी नोट कर लीजिए, अभी मैं समझा देता हूं, from its constituent element, from its constituent elements, ठीक है। when 1 mole of compound is formed from its constituent element in their free naturally occurring state, in their free naturally occurring state। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी एक मोल कंपाउंड, अगर मान लीजिए हम लोग जैसे मान लीजिए कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, H2O, तो H2O के एक मोल कंपाउंड को हम लोग बनाएंगे, ठीक है, एक मोल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमें एक मोल ही कम बनाना है। पहले बात तो यह ध्यान रखिएगा कि हमें एक मोल बनाना है, ठीक। तो जब एक मोल को बनाना है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, मतलब
इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन्हीं से बनाइएगा। और एक क्या इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में हो, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आप बनाएंगे वो फ्री मतलब नेचर में जिस फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसी का यूज करके आपको इसको बनाना है। जैसे H2O हम बात करते हैं, H2O में दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन नेचर में आपका H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन की बात करें तो नेचर में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मतलब एक मोल हमें बनाना है और उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन नेचर में H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है। कुछ नहीं करना, बैलेंस कर दीजिए, बस हो गया। तो ऐसे रिएक्शन में जो भी हीट निकलेगी वो कहलाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ऐसे रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी होगी या जो भी इस रिएक्शन की हीट होगी वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक, या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक। तो सबसे मेन चीज है कि एक मोल हमें बनाना है, क्या चीज, डेफिनेशन याद रखिएगा बहुत अच्छे से, हमें एक मोल बनाना है, एक मोल बनाना, वो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, वो भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे वो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे फ्रीली फॉर्म में वही यूज करके बनाइएगा। बाकी बैलेंसिंग कर लीजिएगा, बैलेंसिंग इधर ही करिएगा, इधर मत बैलेंसिंग करिएगा क्योंकि इधर एक फिक्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमें CO2 बनाना है, तो CO2 का एक मोल बनाना है आपको, तो उसके लिए आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लीजिए। कार्बन जो होता है नेचर में C के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन जो होता है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए C plus O2 gives out CO2, बन गया नहीं बन गया, बस यही काम आपको करना है यहाँ पे, ठीक, समझ गए इस चीज को। आइए इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए इसको मिटा देता हूँ एक मिनट। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए पहले आप, अगर इस रिएक्शन की हम लोग हीट लिखे, अभी मैंने आपको इस रिएक्शन की हीट लिखना सिखाया था, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कहिए इसको या हीट ऑफ द रिएक्शन कहिए, कह सकते हैं दोनों, ठीक है, एंथैल्पी चेंज भी कह सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो क्या बताया था मैंने, Hp माइनस HR बताया था ना। अगर हम लोग कहें कि रिएक्शंस जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रही है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अगर मैंने कंडीशन लगा दिया कि रिएक्शन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रही है, ठीक, तो इस रिएक्शन की पहली बात तो इस रिएक्शन की जो भी हीट होगी वो क्या हो जाएगा आपका, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता ही दिया मैंने भाई, जो भी निकलेगी वो हीट वो क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O है, ठीक है। अच्छा अगर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशंस लगा दी है तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O हो जाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। अच्छा अब देखिए ये क्या मैंने बताया, Hp माइनस HR बताया ना, Hp माइनस HR, तो यहां पर लिख देंगे कि एंथैल्पी ऑफ वाटर, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वाटर तो लिख दीजिए, लेकिन ये बताइए क्या हम लोग इसकी एंथैल्पी लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ H2 माइनस हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ O2, ठीक। देखिए मैंने यहां पर लिखिए, देखिए मैंने काम किया यहाँ पे कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होंगे यहाँ पर, जो भी नंबर होगा वो वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो वहां मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, क्यों, क्योंकि एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। एक मोल है तो इतनी, एक मोल है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ मोल है तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनी रहेगी, इस वजह से हम लोग करते हैं। अब देखिए मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन में बात कर लिया। अच्छा बताइए स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी एंथैल्पी क्या होगी, 0। अभी मैं बताया था ना कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऐसे कि जो कि फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में होंगे उनकी 0 होगी, O2 की भी 0 होती है, तो ये 0 हो गया। तो आप कहोगे सर आप तो डेफिनेशन में ही लिखाए हो कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे वो फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट वाले होने चाहिए, तो हाँ यही तो बात थी यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट साइड के जितने भी एलिमेंट्स आप लिखोगे सबके सबकी एंथैल्पी जो है वो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होती है फ्रीली नेचुरली अकरिंग स्टेट की
फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट वालों की जीरो होती है, तो रिएक्टेंट वाले हमेशा जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यहां कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकल गया कि देखिए ये जो आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आया है या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो आया है वही एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड आया जो बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल्स टू enthalpy of कंपाउंड। मतलब जिस कंपाउंड के बनने की एंथैल्पी हम निकाल रहे थे वो हमारा हमेशा एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड के मतलब उसी की एंथैल्पी के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा आप भी यहां कह सकते हो कि सर आपने कहा था कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तब आपने ये चीज बताया। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, ये स्टेटमेंट तभी ट्रू है जब कंडीशन जो होंगी आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब आपको कंडीशन मिलेगी तभी ये स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर उसने कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन में बात कर रहा है और आपको ये स्टेटमेंट ट्रू मानना है, और अगर कह देता है तो ये ट्रू होगा ही होगा। कुल मिला के ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये हमेशा ट्रू रहेगी, ये स्टेटमेंट आपकी कभी गलत नहीं होगी। मतलब मान लीजिए उसने कभी क्वेश्चन में दिया, ऐसे दे दिया उन्होंने कि भैया देखिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज गिवन टू x किलोजूल, मान लीजिए उन्होंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन देने का मतलब उन्होंने दे दिया एंथैल्पी ऑफ मीथेन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का मतलब एंथैल्पी ऑफ मीथेन दे दिया उन्होंने। आप देख ही सकते हो कि यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है वो क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ वाटर के बराबर है, क्योंकि जो बाकी सब के एंथैल्पी होगी वो जीरो हो जाएगी। क्योंकि मैं बता चुका हूं स्टैंडर्ड स्टेट वाली कहानी आपको कि अगर स्टैंडर्ड स्टेट में क्या कहते हैं जो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज होती है फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट वालों की जीरो होती है। ठीक है, इसीलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है वो पहले पढ़ाई जाती है। ठीक, इतना बात समझ गए, इसको नोट कर लीजिए और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। अभी क्वेश्चंस में देखिए कैसे साबित होगी कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो देखिए इसमें और आगे अच्छा इसमें एक चीज देखिए, जैसे कि लिखता है H2 plus Cl2 और gives out twice of HCl। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसने लिख दिया हीट ऑफ द रिएक्शन जो है वो आपकी -44 किलो कैलोरी है। मान लीजिए कि उन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन लिख दिया और पूछ रहा है इसमें कि बताइए डेल्टा HF ऑफ HCl क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl क्या होगा। जानते हैं ऐसे में आपको सिर्फ डेफिनेशन का यूज करना है, सिर्फ डेफिनेशन का आप यूज करिए। मैं आपको डेफिनेशन क्या बताया था, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज्ड आर एब्सॉर्ब्ड, उससे नहीं मतलब है, लेकिन उसमें शर्त ये थे कि 1 मोल HCl बनना चाहिए। पहली बात 1 मोल HCl बनना चाहिए और उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए और जिस नेचर में जिस फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट है उसी फॉर्म में। हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एलिमेंट है इसमें, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन्हीं से बनाना है। तो हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होता है और क्लोरीन Cl2 फॉर्म में होता है। आप कहोगे सर इसमें तो हाफ हाफ लगाना पड़ेगा तभी हमारी रिएक्शन बैलेंस हो पाएगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला के कुछ ऐसा होना चाहिए है? ऐसा होगा तो हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने हीट ऑफ रिएक्शन जो दिया है वो इसका दिया है। ठीक है, इन्होंने जो हीट ऑफ रिएक्शन दिया है उन्होंने इसका दिया है, क्या कहते हैं, ट्वाइस ऑफ HCl का। तो अगर 2 मोल HCl के लिए अगर -44 किलो कैलोरी की एनर्जी जो है रिलीज हो रही है तो 1 मोल HCl बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -22 किलो कैलोरी। और देखिए यहाँ यही तो है। तो अगर इस रिएक्शन में कुछ नहीं, अगर इस रिएक्शन को मैं हाफ से डिवाइड कर देता
तो तो क्या यही रिएक्शन बनती कि ना, अगर मैं हाफ से डिवाइड कर देता तो यही रिएक्शन बनती हमारी। तो अगर आप किसी रिएक्शन में कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हीट में भी वही डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा डेफिनेशन में आपकी और क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए उसने लिखा है कि H2 + Cl2 ट्वाइस ऑफ HCl एक रिएक्शन दिया और उसमें बता दिया कि जो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन है वो -44 किलो कैलोरी है, ठीक है। और उसने पूछ लिया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl क्या होगा, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl क्या होगा। तो देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl की डेफिनेशन कहती है कि 1 मोल कंपाउंड के बनने में हीट एनर्जी रिलीज्ड और जो भी हो, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज्ड एब्जॉर्ब की बात करता है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या होती है 1 मोल की। तो यहां पर तो 2 मोल बन रहा है ना, तो 2 मोल HCl के बनने में -44 किलो कैलोरी की एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 1 मोल HCl बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -22 किलो कैलोरी, ठीक है। या आप एक चीज ये भी देख सकते हैं, एक चीज आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए अगर हमें 1 मोल HCl बनाना है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाए, हाइड्रोजन और क्लोरीन से, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा बताइए इस रिएक्शन और इस रिएक्शन से इस रिएक्शन में हम पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते? तो आपको कहोगे सर बिल्कुल पहुंच सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही चीज लिखी है, मतलब 1/2 से मैं अगर डिवाइड करूंगा तब मैं यहां पहुंचूंगा। तो देखिए होता क्या है कि आप रिएक्शन में जिस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर रहे हैं वही सेम चीज आपके हीट में भी हो जाता है। तो आप ये चीज कर सकते थे, डायरेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन लिखते -22 किलो कैलोरी, और फिर आप कहते हैं कि ये तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली डेफिनेशन लग जाएगी, तो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो वही आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl हो जाएगा, ठीक है, तब वही हो जाएगा -22 किलो कैलोरी। तो अगर आप किसी चीज से डिवाइड करते हैं, किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे यहां पर मैं गलत लैंग्वेज बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हाफ से डिवाइड नहीं, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहां हाफ से डिवाइड कहां कर रहे हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करते हैं ना। अगर मैं ये लिखता कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो सही था, हाफ से डिवाइड करना लैंग्वेज गलत है, तो हाफ से मल्टीप्लाई लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो इसका हीट ऑफ रिएक्शन है उसमें भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक तरीके से आप और देख सकते हैं, इसी बक्से के अंदर मैं बता देता हूं आपको। जैसे इन्होंने हीट ऑफ रिएक्शन दे दिया, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाली, यही तो होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की। अच्छा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की हीट होती है, और मैं पहले कहा था कि जितनी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना मोल का कहा होगा उतने मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। तो प्रोडक्ट में तो HCl है वो मैं लिख दूंगा, और रिएक्टेंट में 0 लिखूंगा। क्यों 0 लिखूंगा, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग स्टेट्स है। तो यहां पर आपको कंडीशन दे अगर तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दे रहा है इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी, आप निश्चिंत रहिए। वैसे पेपर में दे देता है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, तो इस स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इनकी सबकी जो एंथैल्पी होगी कितनी होगी, 0 होगी। तो मैंने 0 लिख दिया। हीट ऑफ रिएक्शन कितना दिया गया है, -44। अब यहां सॉल्व कर लेंगे तो एंथैल्पी ऑफ HCl आ जाएगा कितना, -22। और अभी मैंने आपको एक बात बताया था, यहां पर मैंने ऐसे बक्सा बना के लिखा था। क्या लिखा था मैंने, कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड होती है वही हमारी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। यहां पर आपको एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड पता है, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड -22 किलो कैलोरी। तो एंथैल्पी ऑफ जो कंपाउंड होगा वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है, डेल्टा HF ऑफ HCl। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके मैंने आपको जितनी डेफिनेशन में चीजें बताई थी सब आपका मैंने क्लियर कर दिया। 1 मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, और जो मैंने बताया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड, वो मैंने आपको बात यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके, जैसे मैं लिखा हूं ऐसे नहीं लिखना है आपको कि यहाँ एक गोला बना लिए यहाँ गोला बना लिए। ये तो मैं
आपको समझा रहा हूं ना, तो इसको आप लोग कॉपी में बकायदा एक सीरियल से नोट करिएगा, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक, अब चलिए, अब इसमें हम लोग हाँ एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे इसके आते हैं।